प्यारे दोस्तों, लॉ ऑफ जर्नी में आज आपका फिर स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 13, जिसमें प्रत्यर्थी पर नोटिस की तामील के बारे में बताया गया है। जब धारा 12 के अधीन नियत सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी तो उसे ऐसे माध्यम से जैसा विहित किया जाए प्रत्यर्थी पर तथा मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किसी अन्य व्यक्ति पर उसकी प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 2 दिन की अवधि के भीतर या मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञात अतिरिक्त समय उचित समय के भीतर तामील कराएगा। संरक्षण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में की गई नोटिस की तामील की घोषणा इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसी सूचना प्रत्यर्थी पर तथा मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति पर तामील की गई थी जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो। धारा 14 में परामर्श है। मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई के किसी भी चरण में प्रत्यर्थी या व्यक्ति को अकेले या संयुक्त रूप से सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से परामर्श लेने का निर्देश दे सकेगा जिसके पास परामर्श में ऐसी घोषणा योग्यताएं और अनुभव हो जैसा विहित किया जाए। अर्थात मजिस्ट्रेट सेवा प्रदाता को और किसी ऐसे सदस्य को जो निर्देश देने में सक्षम है और जो उस प्रकार की योग्यता धारण करता है और उसे अनुभव है, उसे निर्देश करेगा कि वह व्यथित व्यक्ति को परामर्श दे। जहां मजिस्ट्रेट ने उपधारा 1 के अधीन कोई निर्देश जारी किया है वहां वह मामले की सुनवाई की अगली तारीख 2 महीने से अनधिक की अवधि के भीतर नियत करेगा। धारा 15 में कल्याण विशेषज्ञ की सहायता इस अधिनियम के अधीन बताई है। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति की अधिमानता महिला की, चाहे वह व्यथित व्यक्ति से संबंधित हो या ना हो, जिसके अंतर्गत परिवार कल्याण को बढ़ावा देने में लगा हुआ व्यक्ति भी है, जिसे वह ठीक समझे, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के प्रयोजन के लिए सेवाएं प्राप्त कर सकेगा। धारा 16 कार्रवाई बंद कमरे में होगी। यदि मजिस्ट्रेट यह समझता है कि मामले की परिस्थितियां ऐसा करने के लिए उचित ठहराती हैं और यदि कार्रवाई का कोई पक्षकार ऐसा चाहता है कि उसकी जो कार्रवाइयां हैं वह बंद कमरे में हो तो वह सभी कार्रवाइयां मजिस्ट्रेट बंद कमरे में ही संचालित करेगा। धारा 17 इसमें साझा गृहस्थी के बारे में बताया गया है, अर्थात साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार। वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी घरेलू रिश्ते में प्रत्येक महिला को साझा घर में रहने का अधिकार होगा, चाहे उसका कोई अधिकार हक या लाभकारी हित हो या ना हो। नंबर 2 में बताया पीड़ित व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही प्रतिवादी द्वारा साझे घर या उसके किसी भाग से बेदखल या बहिष्कृत किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण से साझा गृहस्थी के घर से नहीं निकाला जा सकता। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है। धारा 17 साझा गृहस्थी, आप नोट कर लीजिए। इसके एडीपीओ में ये क्वेश्चन आ सकता है कि साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार कौन सी धारा में दिया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक ऑप्शन सही पे टिक लगाना होगा, जैसे कि धारा 17 सही ऑप्शन है। धारा 18 सुरक्षा आदेश, मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है, पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में संरक्षण आदेश पारित कर सकता है और प्रतिवादी को निम्नलिखित प्रतिबंधित कर सकता है। नंबर 1, घरेलू हिंसा का कोई भी कृत्य नहीं करेगा, घरेलू हिंसा के कृत्यों में सहायता नहीं करेगा या उकसावा नहीं देगा, पीड़ित व्यक्ति के रोजगार के स्थान में प्रवेश करना या यदि पीड़ित व्यक्ति बच्चा है तो उसके स्कूल में या पीड़ित व्यक्ति द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले किसी अन्य स्थान में प्रवेश करना, पीड़ित व्यक्ति के साथ किसी भी रूप में संवाद करने का प्रयास करना जिसमें व्यक्तिगत मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रिक या टेलीफोनिक संपर्क शामिल है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पीड़ित व्यक्ति और प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त रूप से या प्रत्यर्थी द्वारा अकेले दोनों पक्षों द्वारा उपयोग की जाने वाली या रखी जाने वाली या उपभोग की जाने वाली किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करना, बैंक लाकर या बैंक खाते का संचालन करना जिसमें उसका स्त्री धन या पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से या उनके द्वारा अलग अलग रखी जाने वाली कोई अन्य संपत्ति भी शामिल है। आश्रितों, अन्य रिश्तेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति हिंसा करना जो पीड़ित व्यक्ति के घरेलू
हिंसा से सहायता प्रदान करता है। संरक्षण आदेश में निर्दिष्ट कोई अन्य कार्य करना। धारा 19 निवास का आदेश। पीड़ित व्यक्ति यदि निवास के लिए माननीय कोर्ट में अर्जी लगाता है या धारा 19 के अंतर्गत मांग करता है तो धारा 12 की उपधारा के तहत आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट यह समाधान हो जाने पर कि घरेलू हिंसा हुई है, निवास आदेश पारित कर सकता है। प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति को सांझी गृहस्थी में से बेदखल करने या किसी अन्य तरीके से उसके कब्जे में बाधा डालने से रोकना, चाहे प्रतिवादी का सांझी गृहस्थी में कानूनी या न्यायसंगत हित हो या ना हो। ठीक है ना। बी में बताया प्रतिवादी को साझा घर से स्वयं को हटाने का निर्देश देना। साझा घर से न्यायालय प्रतिवादी को भी सांझी गृहस्थी से हटाने का निर्देश दे सकता है। सी में बताया है प्रतिवादी या उसके किसी रिश्तेदार को उस साझा घर के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने से रोकना जिसमें पीड़ित व्यक्ति रहता है। ठीक है ना। डी में बताया प्रतिवादी को साझा घर को अलग करने या निपटाने या उस पर भार डालने से रोकना। ई में मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना प्रत्यर्थी को साझा गृहस्थी में अपने अधिकारों का परित्याग करने से रोकना, या प्रतिवादी को निर्देश दिया गया कि वह पीड़ित व्यक्ति के लिए उसी स्तर का वैकल्पिक आवास सुनिश्चित करे जैसा कि साझा घर में उसे प्राप्त था। यदि परिस्थितियां ऐसी हों तो उसके लिए किराया अदा करे। एफ में बताया प्रतिवादी को निर्देश दिया गया कि वह पीड़ित व्यक्ति के लिए उसी स्तर का वैकल्पिक आवास सुनिश्चित करेगा जैसा कि साझा घर में उसे प्राप्त था। यदि परिस्थितियां ऐसी हों तो उसके लिए किराया अदा करे, परंतु खंड खा के अधीन कोई आदेश किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पारित नहीं किया जाएगा जो पीड़ित है। नंबर 2, मजिस्ट्रेट कोई अतिरिक्त शर्त लगा सकता है या कोई अन्य निर्देश पारित कर सकता है जिससे वह पीड़ित व्यक्ति या उसके किसी बच्चे की सुरक्षा के लिए उचित रूप से आवश्यक समझे। नंबर 3, मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा को रोकने के लिए प्रतिवादी से जमानत सहित या उसके बिना बांड निष्पादित करने की मांग भी कर सकता है जिससे कि प्रतिवादी पर दबाव रहे और वह प्रत्यर्थी को परेशान न करे। नंबर 4, उपधारा 3 के अधीन आदेश को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अब बीएनएस की धारा के अधीन समझा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। उपधारा 1 या उपधारा 2 या उपधारा 3 के अधीन आदेश पारित करते समय न्यायालय के निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को व्यथित व्यक्ति को संरक्षण देने या उसे या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को आदेश के कार्यान्वयन में सहायता करने का निर्देश भी दे सकता है। उपधारा 1 के अधीन आदेश देते समय मजिस्ट्रेट पक्षकारों की वित्तीय आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी पर किराया और अन्य भुगतानों के निर्वहन से संबंधित दायित्व अधिरोपित कर सकेगा। मजिस्ट्रेट उस पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दे सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में मजिस्ट्रेट से संपर्क किया गया है कि वह संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करे। नंबर 8, मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को निर्देश दे सकता है कि वह पीड़ित व्यक्ति को उसका स्त्री धन या कोई अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जिसकी वह हकदार है वापस लौटा दे। धारा 20 मौद्रिक राहत, अंतरिम भरण पोषण। धारा 12 की उपधारा 1 के तहत आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप पीड़ित व्यक्ति और पीड़ित व्यक्ति के किसी भी बच्चे द्वारा उठाए गए खर्चों और नुकसान को पूरा करने के लिए मौद्रिक राहत का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है और ऐसी राहत में निम्नलिखित शामिल हो सकती हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। अर्थात अपन सरल भाषा में समझें तो मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा में जो पीड़ित महिला है उसके लिए और उसने जो जो अपने खर्चे किए हैं और उसके जो खर्च आने वाले हैं उन खर्चों को निपटाने के लिए एक अंतरिम ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है। आय की हानि, चिकित्सा व्यय, पीड़ित व्यक्ति के नियंत्रण से किसी संपत्ति की विनाश, क्षति या हटाने के कारण हुई हानि, व्यथित व्यक्ति तथा उनके बच्चों यदि कोई हो के लिए भरण पोषण जिसमें बीएनएस की धारा 144 के अधीन भरण पोषण के आदेश के अतिरिक्त या उसके अधीन आदेश या तत्समय प्रवर्तित कोई अन्य कानून शामिल है। इस धारा के अंतर्गत दी गई आर्थिक राहत पर्याप्त, उचित और युक्तिसंगत होगी तथा पीड़ित व्यक्ति के जीवन स्तर के अनुरूप ही होगी। मजिस्ट्रेट को मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार उचित एकमुश्त भुगतान या मासिक भरण पोषण भुगतान का आदेश देने की शक्ति होगी। 4, मजिस्ट्रेट उपधारा 1 के अधीन किए गए आर्थिक राहत के आदेश की एक प्रति आवेदन के पक्षकारों को तथा
उस पुलिस थाने के प्रभारी को भेजेगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्यर्थी रहता है। उपधारा 5 बताया है, प्रत्यर्थी उपधारा 1 के अधीन आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पीड़ित व्यक्ति को दी गई मौद्रिक राहत का भुगतान करेगा। उपधारा 6 उपधारा 1 के अधीन आदेश के अनुसार भुगतान करने में प्रत्यर्थी की ओर से असफल होने पर मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी के नियोजक या देनदार को निर्देश दे सकता है कि वह व्यतीत व्यक्ति को सीधे भुगतान करे या प्रत्यर्थी को दे या उपार्जित भुगतान या वेतन या ऋण का एक भाग न्यायालय में जमा करे जिसकी राशि प्रत्यर्थी द्वारा देय मौद्रिक राहत के प्रति समायोजित की जाएगी। मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।